Hello everyone, my name is Anup Kumar Verma. I am pursuing MTech from IIT ISM Dhanbad in Structural Engineering. तो जैसे कि हमने अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट शुरू किया है, उसमें कल पहला लेक्चर हमने देखा था। तो पहले डिस्कस कर लेता हूँ हमने क्या क्या देखा था। उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि हमारा रिजिड बॉडी क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है। फिर हमने देखा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, उसको ब्रीफली मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने देखा था कि स्ट्रेस क्या होती है, कहाँ पे स्ट्रेस जीरो होती है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेस में जो पी बाई ए होता है उसमें पी क्या होता है, इंटरनल रेस्टिंग फोर्स। उसके बाद हम लोग ने एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ बार का एक क्वेश्चन भी किया था, जिसमें हमें डेल्टा टोटल फाइंड करना था। और वो क्वेश्चन जो हमने किया था वो एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का था। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वहीं से आगे शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो होगा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ, लेक्चर 2 क्वेश्चन। एन स्टील बार clamped at both ends having cross section area A and modulus of elasticity E. Find the end reactions. एंड क्या, सपोर्ट रिएक्शन लिख लेते हैं, सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, तो डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम कैसे होगा, ये फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड एंड है। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ये ए बी सी। यहाँ एक फोर्स हम अज्यूम कर लेते हैं, कितना भी फोर्स अज्यूम कर लो। मान लो मैंने अज्यूम कर लिया लेटेस्ट से 10 किलो न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन। ये लेंथ हमारी 2 मीटर है, ये लेंथ हमारी 1 मीटर है। ये लेंथ हमारी 1 मीटर है, ये लेंथ हमारी 2 मीटर है। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, रिएक्शन एट ए कॉमा रिएक्शन एट सी। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये दोनों फिक्स्ड एंड है। फिक्स्ड एंड है, इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो हम हमारे नंबर्स ऑफ अननोन्स हैं, वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ जो अननोन रिएक्शन होते हैं वो ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करके इसको निकाल सकते हैं। देखो, यहाँ पे हमें ये मान लो हमें डेल्टा फाइंड करना होता, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन एक्सियल डिफॉर्मेशन का किया ही है कि डेल्टा कितना होता। यहाँ भी एक्सियल लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, लेकिन हम लोग देख सकते हैं जैसे दो फिक्स सपोर्ट है। मान लो ये दो फिक्स सपोर्ट है, इसके बीच में एक प्लेट रखी है, ये मान लो पेन रखा है। पेन पे हमने यहाँ पे फोर्स लगाया 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन इसमें डिफॉर्मेशन कुछ होना चाहिए था। अगर ये क्लैम्ड ना होता, अगर क्लैम्ड ना होता, मान लो ये क्लैम्ड नहीं है, तो इसमें फोर्स लग रहा है तो डिफॉर्मेशन होता, लेकिन अभी क्लैम्ड है। इसका मतलब क्या है, जो इसका डिफॉर्मेशन होगा वो जीरो होगा। तो इसी को हम लोग कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहते हैं, जो हमें पहले से पता है कि हाँ भाई इसमें फोर्स लगेगा, डिफॉर्मेशन होना था, लेकिन ये जैसे क्लैम्ड है, जो वेरियस बाउंड्री कंडीशन हमें पता है, जैसे ये क्लैम्ड है तो इसका मतलब हमारा क्या है, डेल्टा हमारा जीरो है। तो उसी को यूज करके हम रिएक्शंस फाइंड कर सकते हैं। तो देखो जरा एक मिनट कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। और सबसे पहला स्टेप क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। स्टेप 1, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, और इसको ब्रेक कर लिया हमने। मान लो अब हम देखो, हमें पता नहीं है, हम एक तरफ का रिएक्शन मानेंगे और उसको मान के करेंगे। अगर हमारा आंसर निगेटिव में आता है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन अलग है। वैल्यू सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट डायरेक्शन चेंज होगी। तो देखो मान लो ये प्लेट ए बी है,
मतलब ए बी इसका वो है पार्ट। तो मान लो हमने आर ए मान लिया, तो इधर कितना आ जाएगा, आर ए आ जाएगा, इसको बैलेंस करेगा। इस इस सेक्शन पे आर ए है तो इसको बैलेंस कौन करेगा, आर ए करेगा, तो इस यहाँ पे आर ए इधर आएगा। फिर बीसी पार्ट के लिए देखते हैं, बी पे यहाँ पे आर ए आया, तो इस आर ए को बैलेंस कौन करेगा, इधर एक रिएक्शन आर ए करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा। साथ में गिवन क्या है, गिवन क्या है 10 किलो न्यूटन। ठीक, 10 किलो न्यूटन पहले से लग रहा है। अब यहाँ पे सब कंफ्यूज होते हैं कि आर बी इधर होगा या आर बी इधर होगा, क्योंकि हमें आर ए का मैग्नीट्यूड तो पता है नहीं। तो मान लो कुछ भी, तुम आर बी मान लो, मैंने मान लिया आर बी इधर। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन गलत हुई, ये डायरेक्शन गलत हुई तो साइन चेंज हो जाएगा, बाकी वैल्यूज सारी सेम रहेंगी। तो देखो, फिर उसके बाद स्टेप 2 क्या है, हमें डेल्टा टोटल, डेल्टा टोटल इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए बी प्लस डेल्टा ऑफ बी सी। ठीक, डेल्टा ऑफ ए बी प्लस डेल्टा ऑफ बी सी। तो यूजिंग कंपैटिबिलिटी, यूजिंग कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, हमें पहले से ही पता है कि दोनों साइड क्लैम्ड है, तो हमें पहले से पता है डेल्टा टोटल इक्वल टू 0 है। तो डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी इक्वल टू 0 है। डेल्टा ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर ए इंटू लेंथ ऑफ ए बी, पी एल अपॉन ए ही लिखना है, तो आर ए इंटू लेंथ ऑफ ए बी। टेंसाइल यानी इलांगेशन को हम लोग मानेंगे मैं मान रहा हूं इलांगेशन इक्वल टू पॉजिटिव, कंप्रेशन इक्वल टू निगेटिव। ठीक, तो आर ए इंटू एल ए अपॉन ए ई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस मटेरियल के लिए सेम है, मैंने मान रखा है। अब आर ए को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अब इसके लिए क्या क्या लिखेंगे, तो इस प्लेट के लिए एक चीज देखो, डायरेक्शन हमें नहीं पता, लेकिन इस बीसी, ये बीसी है, बीसी के लिए देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर ए माइनस 10 इक्वल टू आर बी। एक इक्वेशन ये हो गई, इक्वेशन है। ठीक, इक्वेशन ए होगी, तो यहाँ पे हमें चाहे आर बी लिख दो, पी एल अपॉन ए बी होगा डेल्टा बी सी के लिए, चाहे आर बी लिख दो, चाहे आर ए माइनस 10 इंटू एल अपॉन ए लिख दो। तो हम क्यों ना आर ए माइनस 10 लिखे, क्योंकि हमारे पास फिर इक्वेशन में एक ही अननोन रहेगा, जल्दी से फाइंड कर लेंगे, फिर आर बी निकाल लेंगे आर ए माइनस 10 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, आर ए माइनस 10 अपॉन ए ई इंटू लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ ए ई तो 0 हो जाए यहाँ पे, ये इक्वेशन कैसे होगी फिर, आर ए लेंथ ऑफ ए बी, बार बार क्यों लिखे, हम लोग डायरेक्ट अब करते हैं, आर ए इंटू लेंथ ऑफ ए बी कितना है 1 मीटर, प्लस आर ए माइनस 10 लेंथ ऑफ बी सी कितना है 2 मीटर इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 3 आर ए माइनस 20 इक्वल टू 0। आर ए कितना हो जाएगा हमारा 20 अपॉन 3 किलो न्यूटन। तो 20 अपॉन 3 मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 3, आर ए हमारा 6.66 किलो न्यूटन आ गया। तो आर ए हमारा 66 किलो न्यूटन आ गया। अब हम लोग इसी आर ए आ गया, तो आर बी क्या होता है, आर बी में फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए आर बी को हम क्या लिख सकते हैं, आर बी इक्वल टू आर ए माइनस 10, आर बी इक्वल टू आर ए माइनस 10। तो आर बी क्या हो जाएगा
6.66 माइनस 10, 6.66 माइनस 10, तो आरबी हमारा आ जाएगा माइनस किलोमीटर। तो देखो हमने आरबी को माना था टेंसाइल माना था, लेकिन आरबी हमारा क्या आ गया, कंप्रेशन। ठीक, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे 3.33। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग पूरा बैलेंस करेंगे तो आर ए हमारा उधर लग रहा था 10, तो इधर भी 3 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, इधर हमारा 6.66 आ जाएगा, इधर 6.66 आ जाएगा इस पे। ठीक है, ए बी, ठीक है। अब अगर हम कोई कहे हमसे कि इसका एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाओ, तो इसका एक्सियल फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे। ए बी तो हमारा टेंसाइल है, तो मान लो एक हम लाइन लेते हैं, इस लाइन पे हमें एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाना है। ए बी सी, तो ए बी के लिए टेंसाइल मान लो हम लोग टेंशन को पॉजिटिव मान रहे हैं और कंप्रेशन को निगेटिव। सिक्स 6.66 है पॉजिटिव, यहाँ कितनी लेंथ तक चला, 1 मीटर तक चला। फिर यहाँ पे कंप्रेशन में आ गया 3.33 मीटर, ये 2 मीटर तक। ये हो गया हमारा डायग्राम, यही है हमारा एक्सियल फोर्स डायग्राम। ठीक है, हो गया, सिंपल था क्वेश्चन। तो इसको एक साथ मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग एक साथ इसको नोट कर लें या स्नैपशॉट ले लें। लेकिन मेरा मानना ये है कि प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए, खुद के प्रॉपर नोट्स खुद के बनाने चाहिए। तो मैं स्क्रॉल करे दे रहा हूँ और आप लोग देख लो। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है। जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, क्या इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इलास्टिक डिफॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, डिफॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो डिफॉर्मेशन इलास्टिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लीनियर नॉन लीनियर। अब डिफॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन को और क्या लिख सकते हैं, और एक क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, एक क्या होता है, फ्रैक्चर। तो परमानेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, परमानेंट को और क्या लिख सकते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब डक्टाइल। फ्रैक्चर को क्या लिख सकते हैं, ब्रिटल। ठीक, अब कोई पूछे व्हाट इज डक्टाइल मटेरियल, व्हाट इज ब्रिटल मटेरियल, तो देखो जरा एक मिनट, जो जिस मटेरियल में स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट होगा उसे हम लोग डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे। जिस मटेरियल में स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट नहीं होगा, सडन फ्रैक्चर होगा, सडन ब्रेक होगा, उसमें सडन रप्चर होगा, तो उसे हम लोग ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। जैसे कि मान लो इसकी स्ट्रेंथ है 10 मेगापास्कल, हमने इसको खींचते 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 10 तक ले गए, और जैसे ही 10.0001 लगाया, ये सडन, ये क्या होगा, जीरो लगाया तो एकदम से इसमें डिफॉर्मेशन होने लगा और होने लगा, और कांस्टेंट फोर्स पे डिफॉर्म हो रहा, तो उसे डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे। अब एक दूसरा मटेरियल है, मतलब ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल मतलब हार्ड होगा थोड़ा, ये हार्ड मटेरियल है। हम लोग 10, इसकी भी 10 मेगापास्कल कैपेसिटी है, हमने इस पे लोड लगाया 10 मेगापास्कल, कुछ नहीं हुआ। 10.001 लगाया, तो जैसे ही लगाया ये बिना इलोंगेशन हुए सडन ब्रेक कर गया बीच से। यानी कि अगर कोई तो इसे क्या कहेंगे, ब्रिटल मटेरियल। यानी कि हमारे लिए फिर कौन सा अच्छा होगा, जो अगर हम लोग मान सकते हैं, तो हर जगह अपने हिसाब से अलग मटेरियल सही होता है।
लेकिन मेनली जो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर बिहेव करे वो डक्टाइल मटेरियल की तरह बिहेव करे। क्योंकि मान लो कोई एक वो एक्स्ट्रा लोड आ गया, मान लो कोई स्ट्रेंथ से ज्यादा लोड आ भी गया, तो वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसमें केवल इलोंगेशन होगा, डायरेक्ट कोलैप्स नहीं होगा। उसी जगह अगर हमारा स्ट्रक्चर जो ब्रिटल है, मान लो उसमें सडन कोई लोड आ गया तो डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा विदाउट अलार्मिंग द सेफ्टी, कि हमें कुछ बताए पता ही नहीं चलेगा, डायरेक्ट कोलैप्स हो गया तो हमें भागने का टाइम ही नहीं मिलेगा, अपनी लाइफ लॉस होंगे। डक्टाइल मटेरियल में क्या है कि हमें पता चल गया, हाँ यहाँ पे इस बिल्डिंग इस छत में जैसे क्रैक्स हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे, जैसे डिफ्लेक्शन आएगा तो हमें पता चल जाएगा, हाँ चलो अब इसकी टाइम पूरा हो गया, इसको कोलैप्स करवा के नई बिल्डिंग बना देते हैं। तो इसी यही होता है डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। एक छोटा सा डिफरेंस, जैसे किसी भी दो मटेरियल को कंपेयर करने के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से मैं बताता हूँ कैसे। ये जैसे डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक, ये स्ट्रेन स्ट्रेस, और ये हमारा ब्रिटल मटेरियल का है, ठीक। तो यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल में हमारा यील्ड पॉइंट डिफाइंड है, यहाँ पे यील्ड पॉइंट नहीं डिफाइंड है, नहीं डिफाइंड है, ठीक है। तो अब कोई पूछे, जैसे मटेरियल दे दिया है, मटेरियल 1 मटेरियल 2, तो कहेगा डक्टाइल और बिहेवियर में तो तुम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से डक्टाइल और ब्रिटल में अंतर बताओ, तो कैसे बताओगे? तो देखो, परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या चीज है, यील्ड स्ट्रेस के बाद होगी, तो ये है परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन है ये, ठीक। तो कोई कहे क्या है डक्टाइल मटेरियल, तो मोर इज द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेस, means more is the value of permanent deformation in the stress strain curve, more is the ductile material, है ना। तो ये डक्टाइल मटेरियल, ठीक। और ये क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ तक स्ट्रेंथ यहाँ तक थी इसकी, और सडन लोड लगा तो सडन फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया यहाँ पे, ठीक। तो मोर इज द वैल्यू ऑफ वाई एक्सेस, hence more brittle will be the material, ठीक। तो ये ब्रिटल मटेरियल, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस के बारे में मैं तुम्हें आपको बताया देता हूँ। जैसे डक्टिलिटी की वैल्यूज बता देता हूँ कि स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के लिए क्या होती है, इसके लिए क्या होती है। तो देखो, डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, तो जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होते हैं, लेकिन वीक इन शियर होते हैं। तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ कम स्ट्रेस, जो इनकी स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होते हैं, यानी कि जो इसकी स्ट्रेंथ होगी कंप्रेशन में ज्यादा होगी, फिर टेंशन में होगी, फिर शियर में। यानी कि जो डक्टाइल मटेरियल हैं उनकी स्ट्रेंथ सबसे कम किस में है, शियर में है। तो डक्टाइल मटेरियल्स आर वीक इन शियर, है ना। और अब मैं जैसे माइल्ड स्टील की बात करता हूं, तो माइल्ड स्टील ज्यादातर यूज होता है, तो मैं एक जनरल वे में वो हम लोग उसको माइल्ड स्टील की मैं सारी वैल्यूज दे देता हूँ कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 250 मेगा पास्कल है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 263 मेगा पास्कल है, ठीक। और इसकी जो शियर स्ट्रेंथ होती है तो उसकी 0.54 to 0.6 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई इन टेंशन, ठीक है। ये है फॉर माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, है ना। अब कोई जैसे हम लोग वीक इन
जैसे डक्टाइल मटेरियल है वीक इन शेयर है, तो अगर डक्टाइल मटेरियल वीकेस्ट इन शेयर है, सिंस डक्टाइल मटेरियल इज weakest in shear में वीक है, तो हमें क्या फाइंड करना होता, सो वी हैव टू फाइंड प्लेन ऑफ टाउ मैक्स। ठीक है, अब एक जैसे कंपैरिजन मैं बता देता हूँ कि कोई पूछ ले, ऐसे मान लो जनरल क्वेश्चंस आते रहते हैं मेनली एग्जाम्स में, कि दो मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे दिया गया, बोला कि कौन सा मटेरियल ज्यादा डक्टाइल है, कौन सा लेस डक्टाइल है। तो उसके लिए हम लोग जैसे एक दो मटेरियल, मटेरियल वन, मटेरियल वन, मटेरियल टू, मटेरियल वन, मटेरियल टू, दो मटेरियल हैं, इसका हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया है, हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया है, मान लो इसका ऐसे दिया है, इसका ऐसे दिया है। ठीक, सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक है, ये जो इसकी स्ट्रेन है ये मटेरियल वन की है, और ये स्ट्रेन जो है मटेरियल टू की। तो स्ट्रेन जो है, टोटल स्ट्रेन देखो, मटेरियल वन की ज्यादा है मटेरियल टू से, यानी एक्स एक्सेस मटेरियल टू का। भले तुम्हें ये लग रहा होगा कि कर्व हमारा वो ब्रिटल मटेरियल जैसा दिख रहा है, लेकिन अब हमें बोला गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि कंपेयर बिटवीन डक्टिलिटी ऑफ द टू मटेरियल्स, तो इसमें हम लोग डक्टिलिटी को कंपेयर करेंगे। तो इसकी डक्टिलिटी मटेरियल टू की इतनी है, मटेरियल वन की डक्टिलिटी हमारी इतनी है, मतलब मटेरियल टू की स्ट्रेन, सॉरी मटेरियल टू की स्ट्रेन इतनी है, मटेरियल वन की स्ट्रेन इतनी है, तो मटेरियल वन की स्ट्रेन ज्यादा है मटेरियल टू से। इसका मतलब क्या हुआ, मोर इज द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेस ऑफ मटेरियल वन देन मटेरियल टू, हेंस हेंस एक मिनट, हेंस मटेरियल वन is more ductile than material 2। ठीक, ये हो गया, हमने डक्टिलिटी भी देख ली। अब बात आती है, हम क्या देखेंगे, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है। तो ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल एक मिनट, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ब्रिटल मटेरियल, ठीक, ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं वो वीक इन टेंशन होते हैं, और फिर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होते हैं और शेयर होते हैं। तो इनकी जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, देन शेयर, देन टेंशन। ठीक है, तो ये वीक इन टेंशन होते हैं। ठीक, ये मटेरियल वीक इन टेंशन होते हैं। अब हम जैसे इनका, जैसे हम लोग सब में डक्टाइल मटेरियल में यील्ड पॉइंट हमें डिफाइन था, तो इसलिए हम लोग क्या सिग्मा वाई लिखते थे, लेकिन इसमें यील्ड पॉइंट डिफाइन नहीं है, तो हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट लिखते हैं, तो इसीलिए सिग्मा यूसी से डिनोट करते हैं। तो मान लो हम लोग को जैसे मैं ग्रे कास्ट आयरन या कुछ मटेरियल है उनकी मैं आपको वैल्यूज दिए देता हूँ, जैसे कभी भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो मान लो ग्रे कास्ट आयरन की क्या होगी वैल्यू, ग्रे कास्ट आयरन की वैल्यू
160 मेगापास्कल टेंसाइल में होगी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। वहीं इसकी कंप्रेशन में होगी 550 MPa। तो अब देखो जरा एक मिनट, यहाँ पे इसका डिफरेंस मोर है तो ब्रिटल मटेरियल, इन दोनों टेंसाइल और कंप्रेशन का डिफरेंस मोर है तो ब्रिटल मटेरियल, ऐसे भी कह सकते हैं। यूटीएम में हमने ये चेक किया है, इसका डायग्राम जैसे हम लोग बनाए हैं, ठीक, सिग्मा यूसी 1 हाई कार्बन स्टील, ठीक। तो ये स्ट्रेंथ मोर, या लिख सकते हैं स्ट्रेंथ हाइयर, सो ब्रिटल मोर। तो अभी तक मुझे लग रहा होगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आप लोग को। बस पेशेंस से देखते चलो, सब क्लियर होगा, सब एक एक बातें मैं क्लियर करूंगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग कुछ एजम्पशन देख लेते हैं, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारे एजम्पशंस होते हैं, उनको कुछ हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि आप लोग पढ़ते होंगे कि ऑल मटेरियल्स आर होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक, ऐसे ऐसे, तो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे अजम्पशंस इन क्या बोला, अच्छा, assumptions इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो हमें पता होगा, हम लोग बोलते हैं कि ऑल मटेरियल्स आर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, तो उसका मतलब क्या होता है? तो ऑल मटेरियल्स आर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, तो होमोजीनियस का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे, किसी होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक का देखो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, हम लोग मान के चलते हैं ऑल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऑल मटेरियल्स आर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो होमोजीनियस का मतलब होता है किसी भी एक डायरेक्शन पे, किसी भी पॉइंट पे, मतलब मटेरियल के में किसी भी पॉइंट के, जैसे एक डायरेक्शन एक्स माना, तो किसी भी पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, किसी भी पॉइंट में सभी डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे आपको अभी बोलने में टफ लग रहा है, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ, लिख देता हूँ। जैसे कि assumption हमारा क्या है, ऑल मटेरियल्स आर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। तो मैंने क्या बोला था, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, जी वैल्यू, म्यू वैल्यू, ठीक। ये वैल्यूज, जैसे मान लो एक हमारी बॉडी है, ठीक, बॉडी है, तो होमोजीनियस क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पे, एक हर किसी भी पॉइंट में पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। जैसे ये पॉइंट है, तो इस डायरेक्शन में अगर ये E1 है और इस डायरेक्शन में मान लो E2 है, पॉइंट ए पर, तो पॉइंट बी पर भी इस डायरेक्शन में E1 होगा और इस डायरेक्शन में E2 ही होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे होमोजीनियस मटेरियल, होमोजीनियस मटेरियल, ठीक। अब मान लो हम लोग आइसोट्रॉपिक क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक किसे कहते हैं, मान लो एक मटेरियल है हमारे पास, रेंडमली एक मटेरियल हमने ले लिया, उसके पर्टिकुलर, उस जो मटेरियल है उसके पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी। किसी भी प्रॉपर्टी मटेरियल के किसी भी पॉइंट पे हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी। कैसे, देखो जरा एक मिनट। जैसे मटेरियल है, ये पॉइंट है, यहाँ पे मान लो G1 है, यहाँ भी G1 होगा, यहाँ भी G1 होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम होगी आइसोट्रॉपिक में। पर होमोजीनियस में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी।
मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए पे सभी डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेम, बी पे सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, मतलब जैसे एक डायरेक्शन में G2 है तो सब में G2 रहेगी। ठीक, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया आइसोट्रॉपिक मटेरियल। कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज होमोजीनियस प्लस आइसोट्रॉपिक मटेरियल, तो कोई बता सकता है होमोजीनियस और अगर दोनों प्रॉपर्टीज हो किसी मटेरियल में तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको देखो ऐसे करेंगे, मान लो किसी ने बोल दिया हमें बताओ, हमें समझाओ होमोजीनियस प्लस आइसोट्रॉपिक मटेरियल, तो उसे हम लोग कैसे समझाएंगे कि हाँ भाई होमोजीनियस प्लस आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या है? मान लो ये है, तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी मान लो K1 है, तो यहाँ भी इस पॉइंट पे भी K1 होनी चाहिए। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक, लेकिन अब होमोजीनियस प्लस आइसोट्रॉपिक क्या होगा? तो हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी आइसोट्रॉपिक में K1 होनी चाहिए, K1 होनी चाहिए। होमोजीनियस प्लस आइसोट्रॉपिक है तो होमोजीनियस तो इस डायरेक्शन में K1 होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में K1 है। ठीक है, आइसोट्रॉपिक का मतलब है सभी डायरेक्शन में K1 ही होगी, तो जब इस डायरेक्शन में K1 है तो यहाँ भी K1 K1। समझे? मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे मान लो आइसोट्रॉपिक में K1 होती है, इस पॉइंट पे भी आइसोट्रॉपिक में, सॉरी, होमोजीनियस में अगर इस डायरेक्शन में K1 होगी इस पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में K1 होगी। लेकिन हमारा होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है, तो होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक क्या कहता है, सभी डायरेक्शन में अगर एक में K1 है तो सभी में K1 होगी, तो अगर यहाँ सभी में K1 होगी तो यहाँ भी सभी में K1 होगी। बस यही चीज समझाना चाह रहा है, सिंपल। ठीक, तो अब हम जरा आगे थोड़ा बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे इलांगेशन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन